हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल वनडे एग्ज़ाम स्टडी प्लेटफॉर्म पे। मैं दीर्घा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि आपके सीटेट के जो सेकंड फेज़ के एग्ज़ाम है जो कि 9 जनवरी से स्टार्ट होने वाले हैं, तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पर ईवीएस के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आप लोगों को ईवीएस के अंदर अच्छा स्कोर करना है, जिसकी वजह से डेली आपकी क्लासेज जो हैं वो ईवीएस की चलाई जाती हैं, ताकि आपका 30 आउट ऑफ 28 29 तो नंबर आना ही चाहिए, है ना। हम ये उम्मीद लेकर के चलते हैं आप लोगों से कि आप लोग जो है वो ईवीएस सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छा स्कोर करेंगे। तो इसी से रिलेटेड हमने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखे जो कि आपके प्रीवियस ईयर के भी हैं, कुछ आपको नए क्वेश्चन भी मिलेंगे मेरे द्वारा बनाए गए हैं। तो आज का सेशन जो है वो आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला सेशन होगा। कोई भी साथी क्लास को बीच में स्किप करके नहीं जाएगा, सभी लोग एंड तक क्लास में बने रहेंगे। बहुत ही अच्छा सेशन होगा एकदम। एक भी क्वेश्चन आपका पेपर से बाहर नहीं जाएगा, इस चीज़ की मैं गारंटी लेती हूँ कि आपका सारे क्वेश्चन जो हैं वो यहीं से फंसेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी के साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और आप सभी लोग जो है वो टाइम से क्लास में जुड़ जाए, है ना। देखिए, ये जो डेली आपकी क्लास होती है ईवीएस यानी कि पर्यावरण अध्ययन की, ये डेली आपकी 11 AM पर होती है। इसलिए आप लोग जो है वो बिना नोटिफिकेशन आपका जो यूट्यूब भेजता है ना आप लोगों को, अगर वो नहीं भी पहुंचता है फिर भी आप सभी लोग अपने टाइम पे 11 AM पे आ जाया करिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को और देखते हैं पहला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे हमारे देश में आने वाले व्यापारी अफ्रीका से हमारे देश में लाए थे, यानी कि भारत में वो लोग क्या चीज़ लेकर के आए थे। विकल्प दे रखा है बंद गोभी, मटर, टमाटर, भिंडी। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। कोई भी इस तरफ से आंसर नहीं करेगा, ठीक है। सभी लोग आंसर इधर जो आपका कूट दे रखा है यहाँ पर आपका आंसर दिया जाएगा। इस बार आप सभी लोगों को पता है कि सीटेट ने बहुत ही बड़ा बदलाव किया है विकल्पों को लेकर के, तो हमें उस चीज़ को लेकर के चलना है, ना कि जो सीटेट आपका पहले पूछ रहा है। कुछ क्वेश्चन जो आपके स्टेटमेंट वाले होंगे वो अल्फ़ाबेट में ही आएंगे, ABCD करके, जैसे आपको पहले पूछे जा रहे थे, ठीक है। जो फैक्चुअल क्वेश्चन है सिर्फ उन्हीं में कुछ थोड़ा सा चेंजमेंट की गई है, तो उन्हीं के बारे में हम यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, अगर आप लोग ABCD भी देखते हैं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमें आंसर तो यहाँ पर करना पड़ेगा, तो हमारा वहाँ पर देखने का कोई मतलब नहीं है। हमें सिर्फ अपना आंसर पता होना चाहिए और हमें टिक कहाँ करना है, यहाँ पर करना है। अगर मान लीजिए वहाँ पर अल्फ़ाबेट भी दिया रहता है जैसे कि ABCD करके, अगर हम यहाँ पर नंबरिंग भी कर लेंगे 1 2 3 4, फिर भी तो हमें समझ में आ ही जाएगा एटलीस्ट, है ना। ऐसा तो है नहीं कि आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, यहाँ से जो आपके अफ्रीका के जो व्यापारी थे जो कि भारत में क्या लेकर के आए थे, ये भिंडी को लेकर के आए थे, है ना। तो आंसर हमारा देखिए यहाँ पर चौथे नंबर पर दे रखा है। बहुत से लोग D दे रहे हैं और बहुत से लोग 4 लिख करके दे रहे हैं आंसर, जो कि हमारा देखिए यहाँ पर सीरियल से हमारा चौथे नंबर पर दिया गया है, जो कि हमारा एकदम सही आंसर बनेगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर 4th वाला सही होगा। जो लोग इस साइड से दे रहे हैं इस तरफ से, वो लोग ऐसी मिस्टेक बिल्कुल भी ना करें। आप लोगों को ये देख करके नहीं चलना है फैक्चुअल क्वेश्चन में, आपको कूट देख करके चलना है। और ये हम अपनी तरफ से बिल्कुल भी नहीं बता रहे हैं, जैसा कि आपके CBSE ने जो चेंजमेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग आपको कराया जा रहा है, ताकि पेपर में देखिए कम टाइम भी बचा हुआ, तो हमें उसी अकॉर्डिंग अपनी प्रैक्टिस मजबूत करनी है। तो चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे देश के किसी एक राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में खेती के लिए जंगल की भूमि सारे ग्रामवासियों की साझा होती है, अलग अलग परिवारों की नहीं होती है। विकल्प क्या दे रखे हैं? छत्तीसगढ़, पुदुचेरी, लद्दाख और मिजोरम। सभी लोग आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। इसी के साथ जल्दी से एक बार सेशन को शेयर कर देंगे, ताकि और भी लोग जो है वो आपके साथ जुड़े और उन्हें भी पता लग सके कि सीटेट जो है वो किस बार इस तरह उसने जो है अपने विकल्पों को मॉडिफाई किया है, वो लोग भी प्रैक्टिस कर सके, है ना। तो अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करना सीखिए, सिर्फ अपने बारे में ही मत सोचिए आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक क्लास को शेयर करिएगा, ताकि और भी लोग जो है वो इस क्लास में जुड़े, ठीक। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा, ये 4th वाला बन जाएगा, यानी कि जहाँ पर हमारा D दे रखा है ये 4th वाले नंबर पे ही तो आएगा। अगर हम यहाँ पर नंबरिंग कर देते हैं 1
2, 3, 4 करके। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा प्लीज़ वो लोग समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही ईजी वे में आपको समझाएंगे, कोई भी टफ तरीका नहीं है समझने का, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जैसे आपकी नंबरिंग दे रखी 1, 2, 3, 4 करके, ऐसे ही देखिए यहाँ पर हमारा सीरियल से 4th नंबर पर दिया गया है ना। अब हम आते हैं जहाँ पर हमें आंसर करना है। आंसर हमारा यहाँ पर कोट में दे रखा गया है। अब बहुत से लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पर भी अगर हम नंबरिंग कर देते हैं 1, 2, 3, 4 करके, तो बहुत से लोग जाएंगे ये 4th वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे, ठीक। अब वो क्या सोचेंगे, हमारा आंसर तो सही हो गया, लेकिन उनका आंसर सही नहीं बल्कि ये गलत हो चुका है, क्योंकि हमें सीरियल से कूट में नहीं जाना है। जहाँ पर हमें यहाँ देखिए 4th नंबर पर दिया गया है, तो हमें कूट वाले में सिर्फ 4th नंबर को देख करके चलना है। तो देखिए यहाँ पर से 4th उठा लिया हमने। अब ये देखिए आपका कहाँ पर दिया गया है, तो ये यहाँ पर दिया गया है ना, दूसरे नंबर पर ही। तो आंसर हमारा जो बनेगा वो यहाँ से सीरियल से दूसरा वाला बन जाएगा, यानी कि 4th वाला आंसर हमारा सही बनेगा। बाकी ये जो आपका दे रखा गया है ये सब गलत दे रखा है, यहाँ पर कोई भी इसको टिक नहीं करेगा, ठीक है। जिसने भी इसको टिक किया उसका आंसर मान लीजिए गलत हो गया है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, यहाँ पर ये दूसरा वाला बन गया है। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने बहुत ही आराम से इसलिए क्लियर किया है कि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। बहुत लोगों को कन्फ्यूज़न हो रही है, प्लीज़ अब आप सभी लोग जो है वो कन्फ्यूज़न को दूर करिए और अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए, ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए हमसे क्या कह रहा है कि NCERT की EVS का अध्याय 23 पोचमपल्ली किस पर आधारित है। विकल्प क्या दे रखे हैं यहाँ पर, वास्तविक लोग व उनके अनुभव, वास्तविक चित्र, वास्तविक स्थान और वास्तविक घटनाएं। सभी लोग जल्दी से आंसर करेंगे। विकल्प जो आपका दे रखा है वो उधर कोड में दे रखा गया है, यहाँ पर सभी लोग आंसर करेंगे। कोई भी A, B, C, D करके आंसर नहीं देगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर क्या बन जाएगा, ये बनेगा वास्तविक स्थान, जो कि हमारा सीरियल से हमें तीसरे नंबर पर दे रखा गया, ठीक है। जो कि कहाँ पर हमें दिया गया है, तो हमारा जो सीरियल से पड़ेगा वो बनेगा चौथे नंबर पे। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा वाला सही है एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या कह रहा है। इसी के साथ एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करिए, ताकि हमारा भी मोटिवेशन बढ़ेगा और हम आप लोगों को अच्छे से अच्छा EVS में बता सकेंगे, उसकी प्रैक्टिस करवा सकेंगे, है ना। तो लाइक बहुत ज़रूरी बनता है, इसलिए आप सभी लोग लाइक कर दिया करिए। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि क्लास 5th के EVS के विद्यार्थी अनुमान लगाते हैं कि एक छोटे डिब्बे को भरने के लिए कितने चने के दानों की आवश्यकता होगी। इस क्रियाकलाप के द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल का विकास होगा। यानी कि छोटे बच्चे हैं क्लास 5th के, वो सिर्फ अपना गेस कर रहे हैं कि अगर हम एक छोटा सा डिब्बा लेंगे और हम उसमें कितने चने के दानों को भरें, तो उनके अंदर जो है वो इस तरह से अगर वो जिसे भरेंगे तो उसके अंदर कौन सी प्रक्रिया कौशल का डेवलपमेंट होगा। विकल्प दे रखे हैं प्रयोग करना, अनुमान लगाना, संप्रेषण और वर्गीकरण। आंसर सभी लोग कूट से करेंगे, जल्दी से करेंगे, बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर क्या बनेगा। तो देखिए यहाँ सिंपल सी बात है, अनुमान लगा रहे हैं, ठीक है, यानी कि गैस कर रहे हैं। तो हम इससे ही पहचान सकते थे बहुत ही ईजी वे में, है ना, क्योंकि अनुमान देखिए यहाँ पर भी लिखा हुआ है, अनुमान हमारा विकल्प में भी दिया गया है। तो सिंपल सा आंसर तो हमारा यही मिल गया। जो बेवकूफ़ से बेवकूफ़ होगा वो भी अपना आंसर टिक कर सकता था, है ना। तो आंसर हमें कहाँ पर देखना है, हमें कूट में देखना है, जो कि पहले नंबर पर सीरियल से दिया गया है, ठीक। तो हमें सिर्फ नंबर देख करके चलना है ना, ये हमें दूसरे नंबर पर तो मिला है, तो वही हमें यहाँ पर दूसरा चेक कर लेना है कूट में, वहीं पे अपना आंसर टिक कर देना है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विद्यार्थियों को किसका अवसर मिलता है। विकल्प दे रखे हैं परिभाषा सीखने का, अवधारणाओं का कथन देने का, वर्णन करने का और प्रश्न पूछने का। सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी से क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। ये आपका एक तरह से पेडागॉजी का क्वेश्चन है, कोई भी गलत नहीं करेगा, अच्छे से पढ़ के सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, आप सभी लोगों को पता है कि जब किसी भी चीज़ की क्लास चलती हो, चाहे वो आपकी EVS की हो या फिर आपकी इंग्लिश की हो, मैथ्स की हो या फिर आपकी सोशल साइंस की हो,
तो जब इसके अंदर विद्यार्थियों को अवसर दिया जाता है तो उन्हें कभी भी परिभाषाओं पर बल नहीं देना चाहिए, है ना ही उन्हें अवधारणाओं का कथन देने को कहना चाहिए। वर्णन करना तो ठीक है, वर्णन भी नहीं करना चाहिए, यानी कि वर्णन भी आपका गलत हो जाएगा। चौथा कह रहा है कि प्रश्न पूछने का, तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर किसी भी चीज़ की क्लास चलती हो, कोई भी सब्जेक्ट अगर मान लेते हैं, तो अगर वहाँ पर आपकी क्लास में बच्चे हैं तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रश्न पूछने का अवसर उन्हें देना चाहिए, ताकि बच्चे का अच्छे से जो उनकी कौशल होता है उनका डेवलपमेंट हो सके, ठीक है ना। तो उनके कौशल को बढ़ाने के लिए बच्चों को जो है किसी भी सब्जेक्ट की क्लास चलती हो उसके अंदर उन्हें प्रश्न पूछने के लिए प्रेरित करना चाहिए, कभी भी उन्हें हतोत्साहित नहीं करना चाहिए, है ना। अगर बच्चे आपसे प्रश्न करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपका भी नॉलेज बढ़ेगा, इसी के साथ बच्चों को उनके प्रश्नों का आंसर भी मिल जाएगा, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये सीरियल से अगर हम देखेंगे 1 2 3 4 करके, तो ये हमारा तीसरे नंबर पर मिलेगा, ठीक है। जल्दी में आकर के कोई 1 वाला नहीं टिक कर देगा, नहीं तो आपकी नैया जो है पानी में चली जाएगी, है ना। तो अगर आपको अपनी नाव को बचाना है तो हमें सही आंसर पर जाना है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है। लद्दाख में नमस्ते को क्या कहा जाता है? सभी लोग आंसर करेंगे। कह रहा है विकल्प जयराम। अरे यहाँ पर देखिए प्रणाम लिखा हुआ था, ये प्री प्रणाम कर दिया है, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसको कट कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए प्रणाम दे रखा है, झूले झूले दे रखा है, या फिर उले उले। अब सभी लोग आंसर करेंगे कि लद्दाख में नमस्ते को क्या कहा जाता है। वहाँ पर हमें आंसर कोड में बताना है, ठीक है। अब जल्दी से बताइए सभी लोग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा तीसरा वाला, है ना। लद्दाख में नमस्ते को झूले झूले कहा जाता है ना। जयराम और ये प्रणाम ये सब जो है अपने यहाँ बोला जाता है, ये उले उले का कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, तीसरा वाला, जो कि हमें सीरियल से पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। कह रहा है कि नाग गुम्फन डिजाइन किस राज्य की चित्रकारी है? विकल्प दे रखे महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या फिर कर्नाटक। आंसर करेंगे सभी लोग। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा महाराष्ट्र का, है ना। जो नाग गुम्फन डिजाइन है ये महाराष्ट्र की चित्रकारी है, जो कि हमारा पहले नंबर पर दिया गया है। तो हमारा आंसर कहाँ बनेगा, ये लास्ट में हमें पहला वाला दे रखा गया है ना। तो आंसर हमारा पहला वाला बन जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो आप सभी लोगों को पता है कि महाराष्ट्र की जो फेमस चित्रकारी है वो क्या है, वो है वर्ली पेंटिंग। कौन सी है, वर्ली पेंटिंग महाराष्ट्र की बहुत ही फेमस चित्रकारी है। इसी के साथ हमें क्या याद रखना है कि महाराष्ट्र में ही आपका सहजन के फूलों की सब्जी लोग खाना पसंद करते हैं। किसके फूलों की सब्जी, सहजन के फूलों की सब्जी वहाँ के लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। अगर हम बात करते हैं आंध्र प्रदेश के बारे में, तो आंध्र प्रदेश में हमें क्या याद रखना पड़ेगा, आंध्र प्रदेश की जो पेंटिंग है वो क्या है, कलमकारी है। इसी के साथ आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को बनाया जाता है, जिसे हम लोग मामिडी तांड्रा भी कहते हैं। इसको बनाने में वक्त कितना लगता है, तो इसे बनाने में 28 डेज का वक्त लगता है, ठीक है ना। और अगर हम बात करते हैं इसको बनाने के लिए हमें सामान क्या क्या चाहिए होता है, तो इसकी जो प्रोसेस है वो NCERT में दे रखी गई, जिसके अंदर चटाई चाहिए होती है आप लोगों को, बांस चाहिए होता है, गुड़ चाहिए होता है, चीनी चाहिए होती है, और इसी के साथ आम भी चाहिए होता है ना। तो इन चीज़ों के द्वारा जो है वो मामिडी तांड्रा को प्रिपेयर किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, कि हमारे यहाँ बहुत तेज़ बारिश होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। जब ठंड ज़्यादा हो जाती है तब धूप में बैठना अच्छा लगता है। हमारे मकान पत्थर व लकड़ी के बनते हैं। मैंने बहुत ही बार एकदम इजी वे में आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन करवाए हैं कि आप लोगों के सामने अगर स्टेटमेंट खूब बड़ा सा अगर दे देता है तो आपको कभी घबराना नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना कीवर्ड पकड़ना, जो कि हमें फैक्चुअल क्वेश्चन में उठा के दिए जाते हैं ना। फैक्चुअल क्वेश्चन ऐसे तो होते हैं जिनके अंदर आपको सिर्फ वही चीज़ें पूछी जाती हैं जिनका आंसर आपको देना होता है, ना कि वहाँ पर खूब लंबे चौड़े आपको स्टेटमेंट दे करके। विकल्प क्या दे रखे हैं, केरल, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक या फिर उड़ीसा। अब आंसर करेंगे सभी लोग कि सिंपल सा पूछ रखा है यहाँ पर कि मकान जो हैं वो पत्थर और लकड़ी के किस राज्य में बने होते हैं, ठीक। अब तो आसान हो गया आप लोगों के लिए, अब जल्दी से बता दीजिए। तो आंसर हमारा यहाँ पर सही वाला क्या बनेगा, ये बन जाएगा हिमाचल प्रदेश, ठीक है।
जो कि हमारा सीरियल से दूसरे नंबर पर दिया गया है और हमें कहाँ पर दिया है, सीरियल से पहले नंबर पर। ठीक है, यानी कि जब हम 1 2 3 4 करके देखेंगे तो ये हमारा दूसरा वाला हमें यहीं तो मिला है। ये देखिए यहाँ पर दूसरा है, बस यही नंबर हमें देख करके अपने कोड में आंसर कर देना है ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या कह रहा है कि मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई को क्या कहा जाता है। पिता का छोटा भाई यानी कि हमारे चाचा जी लगेंगे, तो उन्हें वहाँ पर क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखा है चाचा, कुंजम्मा, चितपन या फिर अचन। आंसर करेंगे सभी लोग, कोई भी गलत आंसर नहीं करेगा। ठीक है, आंसर सभी लोग कोट में करेंगे। अब हम यहाँ पर नंबरिंग भी कर देते हैं 1 2 3 4। मान लीजिए अगर आपको अल्फ़ाबेट में देता है तो भी आपको कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, अगर नंबर में देता है तो भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। ठीक, यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा चितपन। यानी कि मलयालम भाषा में पिता के छोटे भाई यानी कि चाचा जी को चितपन कहा जाता है। कुंजम्मा किसे कहते हैं, तो कुंजम्मा चाची को कहा जाता है मलयालम भाषा में। चाचा का मतलब तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर। और इसी के साथ अगर हम बात करते हैं अचन किसको कहा जाता है, तो अचन जो है वो पिता को कहा जाता है। ठीक, अब हम बात करते हैं अपने आंसर की, तो आंसर हमारा क्या बनेगा, तीसरा वाला बन जाएगा यानी कि चितपन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फेस्टिवल से आपका क्वेश्चन है। कह रहा है कि भारतीय में त्योहारों का एक समूह जो कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। अब कौन सा है, आप सभी लोग आंसर करेंगे, जल्दी से बता दीजिए कि ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जो कि पूर्णिमा के दिन ही सिर्फ मनाए जाते हैं। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा डी, यानी कि चौथे नंबर पर जो हमें दिया गया है, होली, रक्षाबंधन और गुरु नानक जन्मदिन, जो कि हमारा सीरियल से 4th नंबर पर दिया भी गया है ना। तो आंसर हमारा ये सही हो जाएगा। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं दिवाली कब मनाई जाती है, तो दिवाली आप सभी लोगों को पता है कि ये अमावस्या को मनाई जाती है। कब मनाई जाती है, दिवाली आपकी अमावस्या को मनाई जाती है। अगर हम बात करते हैं गणगौर के बारे में, तो हम लोगों ने पढ़ भी रखा है गणगौर के बारे में। कल या परसों आपको एक क्वेश्चन कराया गया था गणगौर से। तो जो आपका गणगौर है ये कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है चैत्र शुक्ल की तीज को। कब मनाते हैं, चैत्र शुक्ल की तीज को इसे मनाया जाता है। ठीक, तो ये भी आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अब हमें क्या बताना है कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। विकल्प दे रखे हैं जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन या फिर सोडियम। आंसर करिएगा सभी लोग। इसी के साथ जल्दी से एक बार सभी लोग क्लास को लाइक करके जल्दी से शेयर भी कर देंगे लोगों तक, ताकि और भी लोग जुड़े आपके साथ। ठीक है, इसी के साथ अगर जो भी साथी चैनल पे पहली बार आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देंगे, ताकि जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, है ना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, ये बन जाएगा 4th वाला। सोडियम जो है ये आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। जलवाष्प हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया, इसी के साथ जो आपका नाइट्रस ऑक्साइड हो गया, ये जितनी भी गैसेस हैं ये सभी आपकी ग्रीन हाउस गैस कहलाती हैं। तो आंसर हमारा क्या बनेगा यहाँ पर, ये पहला वाला बनेगा। ठीक है, हमें सिर्फ नंबर देख करके इस तरफ हमें नंबर पर ही अपना आंसर टिक करना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, कोई भी जल्दीबाजी में आकर के सीरियल से दूसरे नंबर वाला टिक नहीं करेगा। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर, ये 4th वाला बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12, लद्दाख में माँ को क्या कहा जाता है। विकल्प दे रखे हैं आबाले, मेमेले, आमाले या फिर चितपन। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा, ये बन जाएगा तीसरा वाला। ठीक है, लद्दाख में माँ को क्या कहते हैं, आमाले कहते हैं। इसी के साथ अगर हम बात करते हैं पापा को क्या कहते हैं लद्दाख में, तो लद्दाख में पापा को आबाले कहा जाता है। क्या कहते हैं, आबाले कहते हैं। ठीक, अब हमें आंसर तो अपना कूट में देना था, जो कि हमें कहाँ पर दे रखा है, पहले नंबर पे। ठीक, सिंपल सा तरीका है आप लोगों को कूट में आंसर देने का। देखिए यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक, 4 आपके विकल्प दिए गए हैं। जिस नंबर पर आपका दिया रहता है इस साइड पे, वही हमें उठा करके कूट में आंसर कर देना होता है। सिंपल सी बात ये है, आप लोग समझ लीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा सभी लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा ईवीएस की पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य नहीं है। हमसे नहीं वाला पूछ रखा है, हमें बहुत ही अच्छे से अपने क्वेश्चन को पढ़ के
इसी के साथ जो उसके विकल्प दिए गए हैं उन्हें भी बहुत अच्छे से पढ़ के तभी हमें अपना आंसर करना है। ठीक, जल्दीबाजी में कोई भी आंसर नहीं करेगा। और एक चीज़ आप लोग और जान लीजिए, आपका सीटेट का पेपर जो है वो CBT मोड में होने वाला है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, जिसके अंदर आप सभी लोगों को टाइम मैनेज करना बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, ताकि अगर आप एक बार पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो दोबारा से हमें जो है वो 5 से 10 मिनट उसे दोबारा से रीचेक करना चाहिए, है ना। तो इतना टाइम आप लोग मैनेज कर लीजिएगा कि आपका 10 मिनट जो है वो लास्ट में रह जाएं और हम दोबारा से अपने पेपर को रीचेक कर सकें कि हमारा कोई क्वेश्चन छोटा तो नहीं है, या अगर आपको कहीं पे मिस्टेक लगती है कि हमें इसका आंसर ये नहीं ये वाला होना चाहिए, तो हमें वो भी उसके लिए मैनेज हो जाए उसमें, है ना। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि EVS के पाठ्य पुस्तक में पहेली और पजल को शामिल करने का उद्देश्य क्या चीज़ नहीं होता है। पहला कह रहा है कि छात्रों में तर्क क्षमता विकसित करना, ये बात तो सही है, यानी कि ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। दूसरा कह रहा है कि छात्रों के मौन को भ्रमित करना और उन्हें उस भ्रम का आनंद लेने देना, ये बात भी बिल्कुल सही है, तो ये हमारा आंसर नहीं बनेगा। तीसरा कह रहा है कि छात्रों में आलोचनात्मक चिंतन क्षमता विकसित करना, ये बात भी सही है। चौथा कह रहा है कि छात्रों के मन को भ्रमित करना, तो ऐसा तो है नहीं, आप सभी लोगों ने पजल्स वगैरह सॉल्व किए होंगे, क्या कभी भी आपका मन भ्रमित होता है उसमें? ऐसा तो बिल्कुल नहीं लगता है, मुझे तो नहीं लगता है। तो आंसर तो हमारा यही वाला बनेगा जो कि गलत दे रखा है, हमसे गलत वाला ही पूछा था, यानी कि छात्रों के मन को भ्रमित करना। आपकी पहेलियाँ हों या आपके पजल हों या फिर और भी कोई चीज़ जैसे चेस वगैरह हो गए, ये जितनी भी चीज़ें होती हैं ये मन को भ्रमित नहीं करती हैं, ठीक है, बल्कि हमारी जो लॉजिकल थिंकिंग होती है वो इससे डेवलप होती है, ठीक है। अगर हम किसी भी चीज़ को सॉल्व करने में अगर अपना दिमाग लगाते हैं तो वहाँ पर जो हमारी लॉजिकल थिंकिंग होती है वही काम करती है, जिससे वो आपकी धीरे धीरे डेवलप भी होती रहती है, ठीक है। तो आंसर हमारा यहाँ पर क्या बनेगा, ये 4th वाला बन जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से EVS के पाठ्यक्रम का थीम कौन सा है। आपसे थीम से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था आपका 28 दिसंबर को ही, इसी के साथ 29 दिसंबर को भी आपका जो है वो इससे क्वेश्चन फंसा था, ठीक है। तो आप सभी लोग जो है वो थीम को बहुत अच्छे से पढ़ करके जाइएगा, इसी के साथ जो सब थीम होती है उसे भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अब आंसर करेंगे सभी लोग क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा, हमसे थीम पूछ रखा था, है ना, तो आंसर बनेगा हमारा चौथा वाला, यानी कि चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। तो आंसर हमें कहाँ पर देना है, इधर कूट में देना पड़ेगा, जो कि हमें पहले नंबर पर दिया गया है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है। अब हमें यहाँ पर क्या देखना है कि कौन सा जो है वो जीवाश्म ईंधन नहीं है। पेट्रोलियम आपका जीवाश्म ईंधन है, प्राकृतिक गैस ये भी आपकी जीवाश्म ईंधन है, कोयला ये भी आपका जीवाश्म ईंधन है, लेकिन लकड़ी आपकी जीवाश्म ईंधन नहीं है, ठीक। तो आंसर हमारा क्या बनेगा, चौथा वाला बन जाएगा, ठीक, जो कि हमें यहाँ पर दिया है। अगर आप लोगों को क्लास पसंद आती है तो प्लीज़ आप सभी लोग क्लास को बिना कहे लाइक कर दिया करिए। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेंगे, ठीक है, ताकि आपको जितने भी आने वाली वीडियोज़ हैं उन सभी का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए क्या कह रहा है, वल्लम नाव का प्रयोग किस राज्य में किया जाता है। विकल्प दे रखे आंध्र प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, केरल। आंसर करेंगे सभी लोग। तो आंसर हमारा सही क्या बनेगा, ये 4th वाला बन जाएगा, ठीक है। वल्लम नाव के साथ यहाँ पर एक फेरी होती है, वो भी एक प्रकार की नाव होती है जिसका यूज़ भी जो है वो केरल में ही किया जाता है, ठीक। आंसर हमारा क्या बनेगा, कूट में सीरियल से दूसरे नंबर पर बनेगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या कह रहा है, सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं। क्या कह रहा है कि सर्दियों में ऊनी वस्त्र हमें गर्म रखते हैं, उनके ऊष्मारोधी होने का कारण क्या है। कह रहा है कि ऊनी रेशे आपस में कसकर जुड़े हुए हैं और ठंडी हवा को गुजरने नहीं देते हैं। ऊनी रेशे कसकर आपस में जुड़े हुए नहीं होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो ये विकल्प तो हमारा ऐसा ही गलत हो जाएगा। बी कह रहा है कि ऊनी रेशे मोटे होते हैं और बाहरी ऊष्मा को नियंत्रित करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, रेशे पतले होते हैं बल्कि ऊष्मा को तो नियंत्रित करते हैं, ऐसा भी नहीं है। सी कह रहा है कि ऊनी रेशों के बीच वायु फंसी होती है जो कि वायु ऊष्मारोधी है, तो ये बात यहाँ पर एकदम सही दे रखी गई है। तो तीसरे नंबर वाली बात हमारी यहाँ पर एकदम सही दी गई है,
जो कि हमारा सीरियल से दूसरे नंबर पर दिया गया है ना। तो आंसर हमारा क्या सही बनेगा, ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 18, एक ऐसा नाच जिसमें जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है, ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं तथा ताल के अनुसार डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। इस नाच का नाम क्या है तथा उस राज्य का नाम जहाँ के लोग इसे नाचते हैं क्रमशः क्या है? आप लोगों को आंसर करना है। क्वेश्चन नंबर 18 के लिए सभी लोग अच्छे से आंसर करेंगे, कोई भी गलत आंसर नहीं देगा, ठीक है। जल्दीबाजी नहीं करनी है आंसर देने में, ठीक। तो ये कहाँ का नाच है? ये है मिजोरम का, जिसे क्या कहते हैं, चेराओ नृत्य, ठीक, जो कि बांस की डंडियों पर जोड़ी में किया जाता है। तो यहाँ पर चौथा वाला विकल्प हमारा सही हो जाएगा, जो कि हमें कोट में बताना है। वो सीरियल से आपका 1 2 3 4 सीरियल से चौथे नंबर पर ही आया है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। बांस के पुल का प्रयोग यातायात के लिए किस राज्य में किया जाता है? विकल्प दे रखे हैं असम, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या बनेगा? ये बन जाएगा असम, है ना। जो बांस के पुल हैं वो आपके असम राज्य में ही प्रयोग किए जाते हैं। तो हमारा आंसर क्या बनेगा? ये सीरियल से पहला वाला बन जाएगा, है ना। पहले नंबर पर ही तो आपका असम दिया गया, 1 2 3 4 अगर हम सीरियल से देखते हैं तो ये हमारा पहले नंबर पर दिया गया, जो कि हमारा आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है? विकल्प दे रखे हैं कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल या फिर नाइट्रोजन। आंसर करेंगे सभी लोग। तो इसका सही आंसर क्या बनेगा हमारा? ये बन जाएगा फोर्थ वाला, है ना। नाइट्रोजन जो है वो प्रकाश संश्लेषण में यूज नहीं आती है, यानी कि ये एक अनिवार्य हिस्सा नहीं है प्रकाश संश्लेषण का। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और आपकी वाटर, ये सभी जो है वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में इनकी प्रोसेस चलती रहती है। तो आंसर हमारा क्या सही होगा यहाँ पर? सीरियल से दूसरे नंबर वाला, यानी कि फोर्थ। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं।